ये दो ही थर्मोहीट। कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन। यस मैम। तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ओके मैम। मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound or solution। जैसे इसके एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये एक्वस में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है ZnSO4 एक्वस प्लस Cu को ये रिप्लेस कर दे रहा है, ये है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो जो जिंक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है उसकी जगह से, और खुद उधर आ जा रहा है और Cu अलग हो जा रहा है। ठीक है, मैम। अब जैसे सेकंड एक और रिएक्शन है, कॉपर प्लस 2 Ag, सॉरी ये ब्रैकेट में AgNO3, ये एक्वस फॉर्म में, ये बना रहा है Cu NO3 ट्वाइस एक्वस फॉर्म में प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। ठीक है, अब इस वाले रिएक्शन में बताओ क्या हो रहा है। मैम इस वाले में मैम इस वाले रिएक्शन में ना उसने उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज कर दी है। किसने किसकी कर दी है? मैम एजी वाले ने। कॉपर जो है, कॉपर ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया है, यस इसको मैम। डिस्प्लेस करके अलग कर दिया और इसके प्लेस पर आ गया है। और क्या कहते हैं, इस तरह से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है उसने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से। ठीक है, ओके मैम। अब ये था हमारा थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तुमने नोट डाउन कर लिया? मैम 1 मिनट थोड़ा सा रहता है। हाँ लिखो। यस मैम हो गया। हो गया। इससे नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? खांसी से याद आया, मैम अब तो ठीक है। फीवर उतर गया है? यस मैम। ये मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए। हाँ जी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या होता है, ये होता है एन एक्सचेंज ऑफ आयंस between the reactants takes place
to give new products. ठीक है. An exchange of ions between the reactants takes place to give new products. तो इसका जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ. Al2SO4 थ्राइस, ये है एक्वस फॉर्म में, प्लस 3CaOH ट्वाइस, ये भी एक्वस फॉर्म में. ये बना रहा है ट्वाइस ऑफ AlOH थ्राइस एक्वस फॉर्म में, प्लस 3CaSO4 सॉलिड फॉर्म में. इसमें क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक प्लेस. इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स. ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है, राइट? यस मैम. इनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है, टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स. ओके मैम. ठीक है, ये लिख लिया तो बताना, नेक्स्ट करेंगे फिर. ओके मैम. यस मैम, लिख लिया. ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है, an insoluble compound called precipitate forms when. अभी नेक्स्ट पेज टर्न करूंगी, बताना है यहाँ तक लिख दिया तो. मैम 1 मिनट. यस मैम, कर दो टर्न. ओके. When two solutions containing soluble salts are combined. ये लिख लो, फिर समझाती हूँ क्या है. ओके मैम. यस मैम. ओके. इसमें क्या होता है, ये देखो, एन इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जो इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होता है, व्हेन टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड. कि दो सॉल्यूशन जब कंबाइन होंगे, जो सॉल्युबल हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स जिसमें हैं, वो कंबाइन होके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. अब जैसे इसका एग्जांपल है Pb NO3 twice aqueous plus 2 Ki aqueous forms 2 KNO3 aqueous plus PbI2
ये लो। तो इसमें क्या हो रहा है, दो soluble salts PbNO3 twice और 2Ki, ये जब डिसॉल्व हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक तो प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये तो प्रेसिपिटेट है PbI2, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, और एक ये इसमें डिसॉल्व नहीं होएगा, ये अलग ही दिखेगा क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। तो और क्या बन रहा है, ट्वाइस ऑफ KNO3। ठीक है, ये ना सबके साथ सबके एग्जाम्पल याद करने होंगे, किसके साथ कौन सा रिएक्शन है। ओके मैम। बता देना, फिर ही आगे करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। वो वाला लिख लिया मैंने, अब रिडॉक्स लिख रही हूँ। अच्छा, वो लिख लिया, यस मैम। ठीक। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place simultaneously। ये एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडॉक्स का मतलब बताओ, समझ आ रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कुछ, रिडॉक्स कि मतलब मैम वो उसमें मतलब प्रोड्यूस और वो हो रहा है शायद से कम। ये देखो, रेड बना हमारा रिडक्शन से और हम्म। ऑक्स ऑक्सीडेशन से। तो इन दोनों का एक ही रिएक्शन में जब दोनों चीजें हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है ये देखो। ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं, सब्सटेंस loses electrons or gains oxygen or loses hydrogen, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ओके मैम। सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा हो या फिर गेन कर रहा हो। ठीक है, गेन कर रहा हो ऑक्सीजन या लूज कर रहा हो हाइड्रोजन। जिसमें लूज कर रहा होता है, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूस हो रहे हैं, लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। लिख लिया ये। यस मैम। और रिडक्शन क्या होता है, सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स और loses ऑक्सीजन और gains हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें इसका ऑपोजिट होता है। उसमें क्या हो रहा था, सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन, इसमें रिडक्शन में रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा रिड्यूस तो ये मतलब होता है कि कमी हो रही हो, कुछ रिड्यूस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो। बट ये क्या होता है, इसका मीनिंग सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स और लूज करता है इसमें, उसमें ऑक्सीजन गेन करता है, इसमें लूज करता है ऑक्सीजन और गेन करता है हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। डाइजिंग,
A substance that oxidizes another substance and self gets reduced. reड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? A substance that reduces another substance and self gets oxidized होता है हमारा reducing एजेंट। अब ये जब लिख लो तब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, इसके एग्जाम्पल क्या होते क्या क्या है। ओके मैम। यस मैम, लिख लिया। देखिए देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल है FeCuSO4 में ये होगा ब्लू, चेंज होके ये बनेगा FeSO4 aqueous प्लस CuS, ये होगा ग्रीन कलर में, ये भी। तो Fe में क्या हो रहा है, Fe में बताती हूँ मैं यहाँ पे। Fe +2 में मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिसमें Fe हमारा क्या है, देखो जो ऑक्सीडेशन जहाँ होगी और तो वहां पे वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा, जहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होगा तो वो उसको हम कहेंगे वो रेड्यूसिंग एजेंट है। तो Fe क्या है हमारा रेड्यूसिंग एजेंट। और Cu में क्या हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो रहा है CuS, इसमें क्या हो रही है रिडक्शन। और Cu क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके मैम। यस मैम। दूसरा एग्जाम्पल है ZnO plus C copper gives to zinc and CO। तो ZnO, जो ZnO है वो क्या हो रहा है, reduces to zinc, राइट। ZnO जिंक में रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ क्या हो रही है रिडक्शन। बट हम ZnO को क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ZnO हमारा क्या है ऑक्सीडाइज एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और
जो कॉपर है, यहाँ पे कार्बन है सॉरी, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजेस टू CO। तो यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन है हमारा रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट। जहां ऑक्सीडेशन होगी वहां रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ओके मैम। और जहां रिडक्शन होगी वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसे ही पहला हो रहा था, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वहां रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जहां रिडक्शन है वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, यस मैम। ये लिख लिया है यहाँ तक। यस मैम। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। हीट इज evolved during a reaction most of the combination reaction पढ़ा था ना हमने सबसे पहला। यस मैम। most of the combination reactions are exothermic, जिसमें heat is evolved, heat evolved हो रही है मतलब निकल रही है। ठीक है, ओके मैम। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं एक्सोथर्मिक के। Al plus Fe2O3 gives Al2O3 plus Fe प्लस हीट, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। ऐसी एक और एग्जांपल CH4 plus 2O2 give rise to CO2 plus twice of H2O plus heat। ठीक है, ओके मैम। बताना फिर नेक्स्ट चेंज करती हूँ पेज। ठीक है। यस मैम, हो गया। तो नेक्स्ट क्या है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हीट इज required to carry out the reaction। अब इसमें जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यस मैम। वाटर होता है, यस मैम। सनलाइट होती है। यस मैम। ठीक है, वो क्या बना रहे हैं, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, राइट, ग्लूकोज यस। बनाते हैं प्लस 6O2 ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं, राइट? Yes. most of the decomposition reactions जो होते हैं are एंडोथर्मिक। उसमें क्या था? मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, और यहाँ क्या है? मोस्ट ऑफ द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। Okay, ma'am. कॉम्बिनेशन क्या थे कि जब हम कंबाइन कर रहे होते हैं किसी वो रिएक्टेंट्स को, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है एक, उसको कॉम्बिनेशन। और डीकॉम्पोजिशन क्या था? जब हम एक किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को डीकम्पोज हो रहे होते हैं, उसको तोड़ रहे होते हैं और उसको डीकम्पोज कर रहे होते हैं, राइट? Yes, ma'am. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारे हमारे रिएक्शंस हो गए, ठीक है? ठीक है। इसमें एक सेकेंड, कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ अ मटेरियल। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का बहुत इजी सा एग्जांपल है कि हम कोई भी चाहे आयरन का, या आयरन का जैसे हमने कोई बॉक्स रख दिया, कील रख दिया, कुछ भी, कि उसमें एटमॉस्फेयर में उसको रख दिया, ठीक है, मतलब बाहर एनवायरमेंट में, तो क्या होता है? उसको एयर लगती है, उसको मॉइस्चर मिलता है, उसको केमिकल मिलता है, तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, जंग लगना जिसे कहते हैं ना, Yes, ma'am. हो जाता है ऐसा, है ना? Yes, आयरन ma'am. की जो चीजें होती है, कील ही देख लो, जो अपनी नेल होती, कील होती है ये, वही अगर पड़ी हो, उसमें पानी गिरे या कुछ होए, तो उसमें रस्टिंग हो जाती है। Yes, ma'am. ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ अ मटेरियल, यूजुअली a metal by the action of moisture, air or chemicals in the surrounding environment। लिख लिया था पीछे वाले पेज का? Yes, ma'am. वो मैंने लिख लिया था। अच्छा, मैंने पूछा नहीं तुमसे और मैंने टर्न कर लिया था। वो ना मैंने एक्शन को रिएक्शन लिख दिया था, फिर आपने बोला एक्शन, फिर मैंने उसको काट के लिखा। अच्छा, ये वाला, चलो ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं रिएक्शन लिखती हूँ। मैम हो गया। हो गया। रस्टिंग। अब इसमें क्या हो रहा है? मैम आयरन और में क्यों रस्टिंग होती है, बाकी और किसी चीज में रस्टिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि क्या होता है कि जो ये मेटल्स पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जब
आयरन के साथ मिक्स होती है, इसके साथ मिक्स होती है, तो वो क्या होती है, रस्ट कर देती है, वो रस्टिंग फॉर्म कर देती है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है मेटल्स पे कि कौन कौन से टाइप्स के मेटल है। तो जैसे स्टील होता है, स्टील में मतलब कुछ में इतना जल्दी नहीं होता, ठीक है, स्टील है। और कुछ होता है जैसे हम देखते हैं कि कुछ जो मिक्स होते हैं ना, माइट भी सिर्फ वही ना हो, मिक्स जो चीजें हो, मतलब मिक्स मेटल्स हो जिसके अंदर, तो अगर उसके अंदर आयरन होगा तो रस्टिंग होगी। ओके मैम। ठीक है, हम्म। तो 4Fe प्लस 3O2 फ्रॉम एयर। अब ये देख रहे हो 4Fe, ये तो सॉलिड में है, आयरन सॉलिड में, 3O2, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ऑक्सीजन ये कहाँ से मिल रही है हमें, एयर से। ये क्या फॉर्म कर रहा है, रस्टिंग। सॉरी इसके अंदर एक और चीज है, प्लस एक्स अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर ये कह दो मॉइस्चर। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है 2Fe2O3 डॉट XH2O, ये है हमारा रस्ट। ओके मैम। ठीक है, हम्म। ये लिख लिया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ एक। लिख लिया ये वाला। ओके, नेक्स्ट पेज बताती हूँ। दूसरा है हमारा कोरोजन ऑफ कॉपर। जिसका एग्जाम्पल है। हाँ, एग्जाम्पल ये है इसका, कोरोजन ऑफ कॉपर। इसमें हो रहा है Cu सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O मतलब मॉइस्चर प्लस CO2 फ्रॉम एयर। ये क्या फॉर्म कर रहा है, Cu सॉरी CO3 डॉट OH टॉइस ग्रीन कलर में। ठीक है, ये है एग्जाम्पल कोरोजन ऑफ कॉपर का। ठीक है, ये भी रस्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हम्म। अब एक एग्जाम्पल है कोरोजन ऑफ सिल्वर। इसमें क्या होगा, Ag सॉलिड फॉर्म में प्लस H2S फ्रॉम एयर गिव Ag2S ब्लैक प्लस H2 गैस, गैस फॉर्म में। ठीक है, यस मैम। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी इट रेफर्स टू the oxidation of fats and oils in food that is kept for long time। इस बार बताना, पेज टर्न करना है मुझे। मैम अभी अभी नहीं लिखा। हाँ हाँ कर लो।
यस मैम डन। तो ये देखो, जो हमारा अगर ज्यादा देर तक कोई खाना रखा रह जाता है हमारा, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, अब बताती हूँ इसके आगे। इट गिव्स foul smell and bad taste of food. So rancid food causes stomach infection on consumption। रखा हुआ खाना जो होता है, उसमें अगर वो ज्यादा टाइम तक रखा रहे, खराब हो जाए, हल्का खराब होना शुरू हो जाए, उसमें फाउल स्मेल आती है। फाउल मतलब गंदी स्मेल, और यस बैड टेस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से खाना वो खाना नहीं चाहिए, हमारे स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कंजम्पशन। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो पहला है यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हमारा नमकीन बिस्किट कुछ भी होता है, यस मैम। उसको अगर हम खुला छोड़ दें, तो तो वो, हाँ हाँ, तो चाहे नमकीन हो चाहे बिस्किट हो, वो क्यों हो जाते हैं ऐसे? क्योंकि मैम उनके अंदर वो हवा। मॉइस्चर आ जाता है, यस मैम। राइट, क्योंकि वो खुले में रखे होंगे, एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखे होंगे, जहाँ एयर उनके पास नहीं जा सके, तो वो फिर ठीक नहीं होते खाने के लिए। तो यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, देन पैकेजिंग विद नाइट्रोजन, packaging with nitrogen, then third is refrigeration, and fourth is addition of एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होंगे, जो ऑक्सीजन जिनमें एंटी होंगे, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिक्स भी होगी तो वो खराब नहीं होंगे। तो एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स। ये प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, ये जो बाहर की चीजें होती हैं, इनमें क्यों डाले जाते हैं? ताकि ये खराब ना होए जल्दी, एयर इनके साथ मिक्स होए तो भी ये खराब ना होए जल्दी, अपने ओके एक्सपायरी के बाद ही खराब होए। यस मैम डन। डन। चलो अभी लास्ट हमारा टॉपिक है इसका, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कि बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को। ये चैप्टर खत्म है। हाँ, इसके बाद कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, ओके उसके मैम। बाद तभी मैं पूछ रही थी तुमसे कि तुम्हारे एग्जाम कब होंगे और कब तुम इसकी बुक्स लोगे, कब आगे करोगे। तो कल अब क्या होगा, हम क्वेश्चन आंसर जो करेंगे ना, तो तुम उनके आंसर्स भी नोट डाउन करते रहना, कुछ मुझे जो तुम्हें आते वो बताते रहना। ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चैप्टर को रिवाइज करना। इसलिए मैं सोची थी बहुत जल्दी निमट जाए तुम्हारे ये एग्जाम वगैरह, तो इस पे हम फोकस करते हैं। यस मैम, वो अभी तक उन्होंने डेट शीट ही नहीं दी है। आज बात हुई? मैम बोल रही थी कि आज या कल में आ जाएंगे ग्रुप पे, वो आज या कल ही करे जा रहे हैं, दे नहीं अभी तक।
अच्छा, अब जैसे ये रिएक्शन है, एक इसके आगे लिखा है, देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। मैं बताती हूँ इसको बैलेंस कैसे करते हैं। एक तो हम ये देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमारे पास कार्बन कितने हैं, एक। यस मैम। कार्बन, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। कैल्शियम, ये हमारे पास यहाँ एक, और यहाँ कितने हैं, तीन। राइट, तीन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हम 3 लगा सकते हैं, तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। यस मैम। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3 Ca और CO3। अब CO3 जो है, अब हम ये देखेंगे कि पहले यही लिखते हैं, रुको, प्लस यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, Ca3 CO4 टॉइस। एक तो ये इजी वे है, अदरवाइज एक और वे होता है, वो मैं तुम्हें चलो कल समझाऊंगी। H2CO3। अब हम यहाँ देख रहे हैं, अब हमने 3 तो आगे लगा दिया, बट फिर तो ये पूरा ही 3 हो जाएगा ना, मतलब यस मैम। सारे में वो आ जाएंगे इतने मॉलिक्यूल, तो 3 3 9। सो हमें क्या करना होगा, इधर भी हमें CO3, ये 3 3 9 हो गए, तो इधर भी इसके आगे हमें इसको भी 9 करना पड़ेगा, तो इसके आगे यस भी हमें 3 लगाना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और इधर भी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये तो पूरे हो गए बराबर। लेकिन अब क्या है, हाइड्रोजन के इधर क्या हो गए हैं, 3 2 6, इधर हाइड्रोजन 6 हो गए। अब हमको इधर हमारे पास हाइड्रोजन 3 है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के आगे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी 2 3 6 होंगे, क्योंकि इधर यस 3 2 6 है, दोनों साइड 6 होने चाहिए, और ये PO4 रहेगा। अब ये PO4 भी ट्वाइस हो गया है, और PO4 ट्वाइस तो है ही हमारे पास, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। यस मैम। राइट, हम्म। कि हमको लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमें चेक करना होता है, दोनों साइड हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। एक तो ये वे है, और एक दूसरा वे भी है, चलो मैं बताती हूँ अभी जितना बता पाई। सबसे पहले हमारा पहला एलिमेंट है Ca, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इधर क्या है Ca, सिर्फ A, राइट, A है, A यस मैम। हमने इसके आगे लगा दिया, इसके आगे B, इसके आगे C, इसके आगे D, और इस साइड कितना है A, 3। 3C, 3C। उसके बाद दूसरा हम लिख रहे हैं C, कार्बन, यहाँ कितना है 1, ठीक है, और कोई तो नहीं है, तो नो यहाँ मैम। पे सिर्फ A आएगा। और इधर कितना है कार्बन, यहाँ पे भी 1, तो ये क्या होगा, D, ठीक है, सिर्फ D, राइट। ओके मैम। उसके बाद हम O लिखेंगे, O कितने, ऑक्सीजन, इधर कितने हैं, 3। 3, तो 3A, राइट, और यहाँ पे भी है 3A प्लस, यहाँ पे क्या है 4B, राइट, यस मैम। 4B इक्वल टू, इधर कितना है, इधर हम पहले इधर ऑक्सीजन 4 4। मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 2 8, तो यहाँ क्या है 8C प्लस, इधर कितने हैं 3, तो 3D, राइट। यस मैम। उसके बाद हम चेक करेंगे हाइड्रोजन, H कितने हैं, H कितने हैं इधर 3, 3। 3B, ये है 3B, और इधर कितने हैं H,
टू डी, टू डी। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए अगर वैसे नहीं होता ना तो ऐसे करना होगा। फिर अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा ना कि नहीं हो पा रही बैलेंस, तो ऐसे करके देखनी होगी। उसके बाद लास्ट हमारा पी। पी इधर कितने हैं, 1, तो ये कितना है 1 इंटू बी, तो बी। और इधर कितने हैं 2, 2, 2 टू सी। सी, 2 सी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करेंगे लेट सी बी 1। अगर ये 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, ये अगर सी 1 होगा, दूसरे पेज पे टर्न, इतना लिख लिया है ना तुमने। यस मैम। लेट सेट सी इक्वल टू 1। अगर हमने सी को 1 लिखा तो हमारा ए क्या हो जाएगा 3, ए 3 होएगा। अगर हमने सी को 1 लिख दिया तो ए 3 हो जाएगा, राइट। यस मैम। यस, तो हम देन ए इक्वल टू 3, और ए और डी इक्वल हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे 3। तो डी इक्वल टू ए इक्वल टू 3। उसके बाद हमने वैल्यू पुट करी, जो बी है हमारा 2c, मतलब सी की यहाँ पे वैल्यू 1 रखी, तो हमारा बी भी 2 हो जाएगा। सी की वैल्यू तो हमने लेट की हुई है 1, है ना, तो बी भी हमारा 2 हो जाएगा। तो बी इक्वल टू 2c, 2c मतलब सी की वैल्यू 1 रखी है तो बी भी 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गए, ए है, हमारे पास आया 3, हमारा बी आया 2, टू। सी क्या है हमारा, सी है हमने 1 रखा था, और डी हमारा 3। तो जहां पे हमने ए बी सी डी लगाए हैं वहां पे हम ए बी सी डी की वैल्यू रख सकते हैं। अब ए की वैल्यू 3 है, तो 3 सी ए CO3 प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी हमारी 2, 2 एच H3PO4। उसके बाद सी की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो ये CA3PO4 ट्वाइस ही रहेगा, प्लस डी की हमारी वैल्यू है 3H2PO3। समझ में आया ये वाला भी। यस मैम। हाँ, ये अगर ऐसे बैलेंस नहीं होता ना तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। ये बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बस ये होता है कि अगर उससे बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा अगर ये सही किया। इसमें होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता, हम कुछ को कर देते हैं कुछ को नहीं कर देते, इसलिए ये वो होता है कि जब तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ ना कि हाँ करने में, तब तुम ऐसे ही कर सकते हो कि इधर कितने रिएक्टेंट साइड कितने हैं, इधर साइड कितने हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम कल इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलो चलो, एक तो पढ़ना ही, ठीक है। ठीक है, चलो बाय। बाय।